हो रखा है आज का। और अभी हॉस्पिटल जाना है। इतनी सुबह तो शायद ही हम लोग कभी निकले हो घर से। कभी फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग सो ही जाते हैं। अच्छा मौसम हो रहा है। 7 बजे पहुंचना था, ऑलमोस्ट 7 होने वाला है और हम लोग आई थिंक 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। और अभी टाइमिंग कुछ दी नहीं है कि कब होगा ऑपरेशन। उन्होंने कहा था बस आप 7 बजे पहुंच जाना। डॉक्टर की अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि वो कब तक रहेंगे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी, बट 7 बजे आपको पहुँचना है। हम लोग शायद 1 मिनट के अंदर पहुँच भी जाएंगे हॉस्पिटल। इस तरफ के घर इतने खूबसूरत घर हैं। सो पहुँच गए हम लोग अपने हॉस्पिटल। सो उस लोगों ने ड्रॉप भी कर दिया एंड दिल गो बैक। यहाँ से आगे मुझे अकेले जाना है। मुझे ये रूम अलॉट हुआ है और मुझे मेरा सामान यहाँ रखने को कहा गया है और ये ड्रेसिंग गाउन मुझे पहनने के लिए दिया गया है, ये सारी चीज़ें, और एक यूरिन सैंपल भी देने को कहा गया है। सो लेट्स गेट रेडी। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। अभी मुझे बस एक यूरिन सैंपल देना है, उसके बाद फिर आगे का वो प्रोसेस बताएंगे मुझे। सो उन लोगों ने मुझे अभी अपना ड्रेस चेंज करने को दिया था तो मैंने चेंज कर लिया है और नाउ एम वेटिंग फॉर देम। अभी यहाँ पे कोई है नहीं, नर्स आएंगी, उससे पहले मुझे एक यूरिन सैंपल देना है उनको। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो ये कोई वीकेंड ब्लॉग नहीं है ये एक एजुकेशनल ब्लॉग है जो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों के लिए बनाऊं जो इंग्लैंड में रहते हैं या ऐसी किसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे NHS वहाँ की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ महीनों से, लाइक लास्ट ईयर से, मुझे बहुत सीवियर स्टमक पेन हो रहा था। तो ये बात शायद है, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, बट लास्ट ईयर की बात है और काफ़ी टाइम हो गया। इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो लास्ट ईयर में आई थिंक अप्रैल और मई के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था स्टमक में और इट्स लाइक स्टमक फ्लू, बहुत डायरिया हुआ है, मुझे बहुत सारी परेशानी हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया यहाँ NHS में। तो मेरे GP ने कुछ टेस्ट कराए जिसमें मुझे पता चला कि मुझे H. पाइलरी हो रखा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रखी है। तो उस टाइम मुझे एंटीबायोटिक्स दिए गए और बहुत सारी मेडिसिन चले और 1 हफ़्ते के अंदर मुझे काफ़ी आराम हो गया। लेकिन फिर भी सिम्टम्स मेरे गए नहीं थे। काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता था और पेन भी होता था जब भी मैं कोई चीज़ ऐसे चिकनी चीज़ खा लूँ या ऑयली खा लूँ या कोई ऐसी चीज़ जिसको डाइजेशन में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे प्रोटीन, हाई प्रोटीन ले लेती थी, मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने वापस से अपने GP को दिखाया। तो उस टाइम पे मेरा कोई ब्लड टेस्ट भी हुआ था। GP ने मेरा एंडोस्कोपी कराया। एंडोस्कोपी में पता चला, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद अल्सर हो सकता है, क्योंकि बहुत स्टमक पेन होता था, उल्टी होती थी और ख़ास करके जब आधी रात होती थी, लाइक 12 बजे 1 बजे के बाद मुझे अक्सर मैं नींद हो जाती थी और मैं उठ करके मुझे स्टमक पेन होता था। और ख़ास करके मेरे यहाँ पर, मतलब जो रिब्स केज होता है, शोल्डर के जस्ट नीचे वाला पोर्शन, उसमें बहुत पेन होता था और साइड में, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मेरी एंडोस्कोपी हुई, उसमें मुझे पता चला कि मेरे स्टमक के जो वॉल्स हैं उसमें सूजन है उसमें, और मुझे मतलब उससे ज़्यादा कोई परेशानी उस पर दिखी नहीं, कोई अल्सर नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट उसमें इन्फ्लेमेशन नज़र आया उनको। तो फिर भी उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि आपको अभी ये, क्योंकि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको थोड़ा गैस की दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, तो उसके बाद शायद आपको थोड़ा आराम हो जाए। तो उन्होंने मुझे मैं उसी टाइम से सो ओमेप्राज़ोल मुझे दिया था 20 mg, मतलब बहुत लाइट माइल्ड सा ओमेप्राज़ोल दिया था मुझे खाने के लिए। लेकिन
धीरे धीरे लाइक मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद से मेरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए। तो फिर से मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे भेजा गया, और अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चला कि मेरे को गोल स्टोन है, मतलब गॉल ब्लैडर में मेरे स्टोन है, मल्टीपल स्टोन है। और उसमें उसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ हो रही थी, क्योंकि एंडोस्कोपी में तो ये सब चीज़ें नहीं आई थी, और ब्लड प्रेशर और ब्लड चेकअप में भी ये सब परेशानी नहीं आई थी। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ लास्ट समर में, तब मुझे ये पता चला कि मुझे गोल स्टोन की परेशानी है। और एनएचएस में थोड़ा थोड़ी डिले होती है, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन होती है इसमें, जिसमें पेशेंट होते हैं, उनका एक एक करके अपॉइंटमेंट्स मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को जानने में, डायग्नोस करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, 2-3 महीना ऑफ कोर्स उतना टाइम लग ही गया होगा। उसके बाद से मुझे एनएचएस में वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया कि आपको जब भी मतलब अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब आपको हम सर्जरी के लिए भेजेंगे, क्योंकि मैंने सर्जरी चूज़ किया था। उन्होंने मुझसे पूछा था आप सर्जरी कराना चाहोगे या नहीं, मैंने कहा कि हाँ मैं सर्जरी ही कराऊंगी। तो ये लास्ट ईयर की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद से उसके बाद से मैं ओमेप्राजोल ही खा रही थी, और मुझे उन लोगों ने डोज थोड़ा बढ़ा दिया था, ताकि शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में मैं 2 टाइम ले सकती थी वो चीज़ें। तो उसके बाद भी मुझे काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता था। अगर मैं कभी भी देर से खाना खा लेती थी, मैं 6 बजे के बाद से मैं मोस्टली मैंने खाना छोड़ दिया था। जब भी मैं कुछ खाती थी, कुछ भी खाती थी, मैं दोपहर में खा लेती थी। अगर मुझे कोई नॉनवेज खाना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑयली हो, फैट वाली कोई भी खाना हो, तो मैं दोपहर तक खाती थी, और शाम के टाइम में कुछ हल्का फुल्का खाया, और उसके बाद फिर मैंने खाना छोड़ दिया। लेकिन कभी मान लो सपोज़ हम लोग कहीं बाहर चले गए, या मैंने घर पे थोड़ा देर से खाना खा लिया, तो मुझे बहुत बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। रात में अक्सर मुझे पेन होता था, और कई बार यहाँ पे मैं इमरजेंसी तक मैं चली गई हूँ। मुझे इतना ज़्यादा सीवियर पेन था, और उस पेन में मुझे नॉर्मल पैरासीटामॉल की से काम नहीं होता था, मुझे कोडीन खाना पड़ता था। काफ़ी पावरफुल पेन किलर होता है कोडीन, तो मुझे वो लेना पड़ता था। तो लास्ट टाइम मैं डॉक्टर के पास गई, मैं इमरजेंसी में थी, और उस दिन मुझे काफ़ी सीवियर पेन था, और मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द मेरा यहाँ पे ऑपरेशन करा के इसको रिमूव कराएं, अदरवाइज़ मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरा एक छोटा बेबी भी है घर पे, और यूके में आप रहते हो, बाहर रहते हो घर से, तो आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। आपको आपका बच्चा मैनेज करना पड़ता है, घर मैनेज करना पड़ता है, और कोई ऐसा हाउस हेल्प है नहीं उसके अलावा। और सरोज जॉब में होते हैं, तो वो पूरे टाइम ये जॉब को ही मैनेज करना पड़ता है उसको, फिर वो भी घर भी बेचारा वो देखता है, तो मुझे ही सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक थी उस टाइम पे। तो फाइनली मुझे लास्ट ईयर आई थिंक दिसंबर में कॉल आई थी कि आपको अगर हम प्राइवेट में अगर आपको मूव कर दें, तो क्या आपको परेशानी तो नहीं है। मैं मतलब आपको हम मूव करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनएचएस में काफ़ी लंबी लाइन है, तो कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो एनएचएस पेशेंट को डील करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे एनएचएस में जितनी जल्दी हो सके मेरा सर्जरी करा ले, चाहे वो एनएचएस में कराओ आप या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ, मुझे बस जितनी जल्दी हो सके मुझे इसको रिमूव करना है। तो दिसंबर में मुझे कॉल आई कि आपको हम प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर रहे हैं, और जैसे ही वहाँ की अपॉइंटमेंट आएगी हम आपको दे देंगे। तो मुझे जनवरी में फिर से कॉल आई। इस साल 2026 की बात है कि मुझे जनवरी में कॉल आई कि मुझे अपने सिटी के हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है, और मेरी सर्जरी वहाँ पर होगी। और आज की डेट, आज है 10 मार्च, आज की डेट मुझे मिली है मेरी सर्जरी की। सो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है। यहाँ पे मैंने नोज़ पिन पहना हुआ था, तो उन लोगों ने कहा कि आप रिमूव करोगे तो आप रखोगे कहाँ। मैं भूल गई, मैंने अपने सारी ज्वेलरी, सारे रिंग्स विंग्स सब निकाल दिए थे आने से पहले, बट मैं ये निकालना भूल गई, और उन लोगों ने बस ये लगा दिया कि वो निकले नहीं, या ऑपरेशन के दौरान या कुछ ऐसी कोई बात ना हो। सो आई एम जस्ट वेटिंग, एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली इस मर्ज़ से मुझे अब छुटकारा मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि रमज़ान के रोज़े मेरे इस बार भी मैंने आई थिंक अभी आज 21वां रोज़ा है, और मैंने सिर्फ आई थिंक 10 या 12 रोज़े ही रखे होंगे, 10 रोज़े ही रखे होंगे, क्योंकि
बहुत टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे पेन होता था। तो ऑब्वियसली अगर आप बीमार होते हो तो आप रोज़ा नहीं रखते हो, इट्स ओके। आप बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आपके लिए अल्लाह ने ये दिया हुआ है कि आप आराम करो, आप अपनी ख्याल रखो अपने सेहत का। रोज़ा बरकत है, आपके ऊपर कोई रहमत है, या आपके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आपको किसी हाल में रोज़ा रखना है। तो लास्ट ईयर भी रमज़ान आ गया था जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई रिमेंबर। और उस टाइम भी मैं जब भी रोज़ा रखती थी, बहुत ज़्यादा सीवियर गैस्ट्राइटिस था, तो मुझे उल्टी हो जाती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मुझे पेन किलर्स लेने पड़ते थे। तो ये 2 साल ऐसे रमज़ान मेरे गुजरे हैं जो बहुत मुश्किल थे। बट आई एम सो हैप्पी कि इस रमज़ान में मुझे अल्लाह ने इस मर्ज़ से छुटकारा फाइनली मिल गया मुझे। एंड बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं इंडिया क्यों नहीं गई। मैं अभी चाहती तो 1 साल से अगर ये परेशानी में झेल रही थी, एक फ़्लाइट लेनी थी, मैं इंडिया चली जाती और मैं ये करा देती। मगर आप जिस मुल्क में रहने का सोचते हो, अगर आपने सोच लिया कि आपको इस मुल्क में रहना है, तो आपको उसके ही सिस्टम के हिसाब से रहना चाहिए, मेरे हिसाब से। यहाँ पे और भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अकेली हूँ जिसको वेट करना पड़ा इतना लंबा, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जितने भी लंबे मैंने जितने भी लंबा टाइम मैंने यहाँ पर वेट किया है अपने इस ऑपरेशन के लिए। और आज फाइनली हो भी रहा है। और अभी तक का मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही यही था कि अब जब दूसरे मुल्क में रहने आओ तो बहुत ही सब्र से काम लेना चाहिए। आपको आई नो परेशानियाँ होती हैं, बहुत लोग जिनके लिए पॉसिबल है कि आप अपने कंट्री में चले जाओ, वो आप प्लीज़ चले जाओ और जाकर अपने ऑपरेशन करा सकते हो। जितनी जल्दी किसी भी मर्ज़ से आज़ादी पाना अच्छी बात होती है, से छुटकारा पाना अच्छी बात होती है। बट मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि वीज़ा का बहुत सारे प्रोसेस चल रहे थे। मेरा वीज़ा था, उसके बाद मेरे बेबी का वीज़ा हुआ। सो उन सब चीज़ों के अपडेट्स आने में डिले हो जाता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से ही मैं कई बार ऐसा दिमाग में आता था कि इतना सारा पेन है, इतनी सारी परेशानी है, अकेले बच्चा लेकर संभालना, तो क्यों ना मैं इंडिया चली जाऊँ। मेरे पापा मुझे बहुत फ़ोर्स करते थे कि तुम प्लीज़ आ जाओ, इंडिया आके ऑपरेशन करा लो, 1 महीने की 2 महीने की बात है, फिर चले जाना वापस। बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज़ मेरे बेबी का वीज़ा होना था और उसका स्टेटस आने में काफ़ी टाइम लग गया। उससे पहले मेरा वीज़ा होना था, उससे पहले मेरे हस्बैंड का वीज़ा होना था। सबके अलग-अलग ड्यूरेशन, अलग-अलग टाइम पे होना था। तो यहाँ से निकल के जाना, फिर वहाँ से करके आना, इट वाज़ नॉट दैट ईज़ी, तो इसलिए फिर मुझे ये सब्र से काम लेना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज फाइनली मैं यहाँ एडमिट हो गई हूँ और 1-2 घंटे के अंदर मेरा ऑपरेशन भी हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ नॉर्मल रहा, आज रिकवरी भी अच्छी सी हो गई, तो आज ही मुझे वो डिस्चार्ज भी कर देंगे शाम तक या रात तक, जब भी इनका मतलब ये सैटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि कोई परेशानी नहीं, कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ़ मुझे नहीं लग रही है, तो आई कैन गो होम टुडे ओनली। सो यस, NHS आपको बहुत हेल्प करता है। NHS में आपको अगर काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट होती है, तो वो कभी कभी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मूव कर देते हैं, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इट्स ऑल इंक्लूडेड, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सिर्फ NHS बेयर करता है आपके सारे कॉस्ट को। तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होती है, और यही करना भी चाहिए। अगर आप अपने मुल्क से बाहर जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा केओस में रहना, बहुत ज़्यादा एनजाइटी लेना है, ओवर टेंशन लेना आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको थोड़ा पेशेंस के साथ रहना पड़ता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस कि आप एजुकेट हो जाओ कि अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं जिसमें आपको सीवियर पेन, लाइक मैं नॉर्मल पेन की बात नहीं कर रही हूँ, एक होता है नॉर्मल पेन जिसको पैरासीटामॉल खाकर या आप थोड़ा टहल लो, घूम लो, फिर लो, ठीक हो जाता है, तो उसको आप नहीं मानो। लेकिन आपको अगर सीवियर पेन हो रहा है आपके इस पोर्शन में और यहाँ पे, लाइक आपके बैक के ऊपर वाले साइड में, तो और आपको मिडनाइट नौजिया, वॉमिटिंग या डायरिया होता है रेगुलर बेसिस पे, हमेशा जब भी आप शाम के बाद रात का खाना खाते हो, डिनर करते हो, और ये सारी चीज़ें आपको होती हैं, तो यस, आपको गॉल ब्लैडर की परेशानी हो सकती है। गॉल ब्लैडर स्टोन, मतलब आपको गॉल ब्लैडर में आपके स्टोन्स हैं जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है।
तो प्लीज़ आप अगर ऐसे कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर डॉक्टर बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाओ और जितनी जल्दी हो सके इसको रिमूव कराओ। इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको रिमूव ही कराना होता है। कोई दवाई आपको इससे राहत नहीं दे सकती। आपको पेन किलर खाकर आप दर्द को रोक सकते हो, या आप गैस की दवाइयाँ खाकर अपने पेट को आराम दे सकते हो, मगर इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन करा लीजिए जितनी जल्दी हो सके। और यहाँ जनरल एनेस्थीसिया ही लगता है। मैंने जितना मुझे बताया है कि मुझे यहाँ पर 4 ऐसे यहाँ पर स्टमक के ऊपर 4 होल्स होंगे, जिसके अंदर लेप्रोस्कोपिक के थ्रू यहाँ पर ऑपरेशन होगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने रियलाइज़ किया कि शायद ये मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है थ्रू आउट मेरी जितने भी एपिसोड्स रहे हैं गॉल स्टोन की। उसमें ये था कि जब मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता था, या नॉजिया वोमिटिंग होती थी, डायरिया होता था, स्टमक पेन होता था, और यहाँ पे पेन होता था, और चेस्ट के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हैवीनेस होता था, पेन भी होता था। और अ, तो जब मैं अपने जीपी के पास गई मुझे दिखाने के लिए, तो पहले टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट, फिर इंडोस्कोपी कराया उन लोगों ने, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उससे बहुत बेटर है कि आप एक बार में अपने जीपी को बोलो कि आपको अल्ट्रासाउंड और इंडोस्कोपी की अपॉइंटमेंट उसी टाइम दे दे। ये ना इस चीज़ का वेट मत करो कि पहले इंडोस्कोपी होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, उसमें कुछ निकला नहीं निकला, फिर भी अगर ये आपको सिम्टम्स रही, तो इससे बेटर है कि आप इंडोस्कोपी उनको खुद ही बताओ कि ये सारी परेशानियाँ मुझे हैं, हो सकता है मुझे गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंडोस्कोपी हो या मेरा अल्ट्रासाउंड हो या जितने भी मेरे टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, ये सब कुछ एक साथ आप अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करो। ये मत करो कि आप बारी बारी से अपॉइंटमेंट लो, इसमें कुछ नहीं आएगा तो वो करा लेंगे, वो उसमें कुछ नहीं आएगा तो वो करा लेंगे। इससे आपकी प्रोसेस डिले ही होगा, जो मुझे लगा कि मुझसे हो गया है। क्योंकि मेरा जब फर्स्ट टाइम मुझे ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी स्टार्टिंग से, तो मैंने कुछ ब्लड टेस्ट किए थे जिसमें मुझे एच पाइलरी आया था। मेरा एक स्टमक फ्लू है, वो नॉर्मल फ्लू है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका किसी जगह से कोई लेना देना नहीं है। इट्स लाइक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये स्टमक फ्लू, इट्स वेरी कॉमन। उसके बाद भी मुझे मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स खाई थी, उसके बाद भी मुझे कोई मेरा सिम्टम्स इनफैक्ट और ख़राब ही हो गया था बाद में जा कर के। सो उसके बाद मेरी इंडोस्कोपी हुई, इंडोस्कोपी की रिपोर्ट आई, उसके अंदर सिर्फ मुझे सीवियर गैस्ट्राइटिस आया था और मेरे पेट में इन्फ्लेमेशन था और कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने उसका कोई इलाज नहीं है सच, उन्होंने कहा कि आप नॉर्मल खाना खाओ, थोड़ा पेन किलर ले लो अगर कुछ ऐसा कुछ लगे तो, या फिर आपको नॉर्मल गैस की मेडिसिन वो दे देंगे। उसके बाद भी अगर ये सिम्टम्स मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगा, तब उन लोगों ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, जो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होता अगर मैं उनको बताती कि आप मुझे फ़र्स्ट टाइम ही मेरा जितनी भी टेस्ट करा लो, इंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड एक साथ कराओ। तो आप कोशिश करो कि आप अपने जीपी को बोलो कि ये सारी अपॉइंटमेंट जितनी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोज होगा उतनी जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर डायग्नोज में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा तो ट्रीटमेंट भी आपकी डिले होगी। तो ये चीज़ मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए आप लोगों को। ये एनएचएस का प्रोसेस है, आप जितनी जल्दी हो सके अपने प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने की कोशिश करो कि क्या है, क्या क्या वजह क्या है इसकी। वो अलग बात है कि बाद में कुछ भी निकलेगा नहीं निकलेगा, बट एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि हाँ आपने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, आपने ब्लड टेस्ट भी करा लिया, आपने इंडोस्कोपी करा लिया, जो भी आपका अगर इन केस अगर आपको पेट की परेशानी है तो। सो ये सारी चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप एनएचएस में, अगर आप इंग्लैंड में हो, अगर आप एनएचएस के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो। थैंक यू। सो दिस इज़ माई फर्स्ट फूड आफ्टर सर्जरी, a jelly, sandwiches and cranberry juice. सो आज मेरा ऑपरेशन 10 बजे के करीब हो गया एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। बहुत सारे पेन किलर्स लिए मैंने, लाइक मल्टीपल पेन किलर्स, तब जा कर के अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। पूरे दिन बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग थी, ऐसे स्टमक पे 4 होल्स हैं। अभी मैंने वॉक किया तो थोड़ा बेटर लग रहा है।
सो आई डोंट नो, शायद ये मुझे आज ही डिस्चार्ज कर दे या कल सुबह, वो अभी मुझे पता चल जाएगा। विजिटिंग आवर्स हुआ था तो सरोज और इब्राहिम आ गए थे मुझसे मिलने के लिए। एंड बट सुबह से अभी बेटर फील कर रही हूँ। ऑपरेशन के बाद काफ़ी पेन था पूरे दिन और कुछ खाने का भी दिल नहीं था, लेकिन इन लोगों ने मुझे खाने के लिए बोला, सो आई हैड जेली, सैंडविचेस, जूस।